बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मैं यूनिवर्सल नर्सिंग कॉलेज से उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज है केमियो की स्लाइड सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे। फर्स्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर को पढ़ा था, फर्स्ट वाइटल साइन को, और आज हम सेकंड वाइटल साइन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पल्स को। ये केमियो की स्लाइड्स है और आज हम इसमें एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे और साथ साथ डायग्राम और एग्जाम्पल पर भी तवज्जो रखेंगे। तो आइए पल्स को पढ़ते हैं। पल्स क्या है? द पल्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स ये इंडिकेट करता है, इशारा देता है, मालूमात देते हैं हार्ट रेट और रिदम के बारे में। हार्ट रेट क्या है, रिदम क्या है, आगे आने वाला है। पल्स प्रोवाइड वेरिएबल डेटा अबाउट द पर्सन कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। पल्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और डेटा शख्स की कार्डियोवास्कुलर स्टेटस के बारे में कि हार्ट किस तरह काम कर रहा है और ब्लड वेसल में ब्लड किस तरह नॉर्मल है या एबनॉर्मल काम कर रहा है। तो हम ये पल्स में स्टडी करते हैं। डेफिनेशन: द पल्स इज़ अ वेव ऑफ द ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। पल्स ये वेव है किसका? ब्लड का, और ये क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्शन से। किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन से? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से। हार्ट के 4 चैम्बर है टोटल, 2 अबोव और 2 बिलो। 2 अबोव जो है वो एट्रियम है और 2 बिलो जो है वो वेंट्रिकल है, यानी कि बिलो वेंट्रिकल के लेफ्ट साइड जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो पल्स जनरेट होता है। फिजियोलॉजी ऑफ द पल्स: ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी इन अ कंटिन्यूस सर्किट। ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह सर्कुलेट होता है? ये कंटिन्यूस सर्किट में, यानी कि एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरी जगह पर और उसी जगह पर ख़त्म होता है, यानी कि हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में और दोबारा फिर हार्ट में आता है। तो ये एक कंटिन्यूस सर्किट हुआ सर्कल में। Electrical impulses originated from the SA node, travel through heart muscles to stimulate the cardiac contraction. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से क्रिएट होता है, ओरिजिनेट होता है SA नोड से। SA नोड ये पीस मार्कर है और ये किस में जाता है? हार्ट मसल में ये ट्रेवल करता है और ये स्टिमुलेट करता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को, कि कार्डियक की जो वेंट्रिकल्स है और आर्टरी में कब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये SA नोड ये सिग्नल देता है। Approximately 60 to 70 milliliter, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इंटर द aorta विद ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हर एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ 60 से 70 मिलीलीटर, यानी ऐसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहा जाता है, ये इंटर होता है ऑर्टा में। ऑर्टा ये एक आर्टरीज है, ये एक आर्टरी है, इसमें तकरीबन स्ट्रोक वॉल्यूम 60 से 70 मिलीलीटर ब्लड इंटर हो जाता है। विद ईच स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन, जब वो हर एक स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन के साथ द वॉल्स डिस्टेंड क्रिएटिंग अ पल्स वेव दैट ट्रेवल रेपिडली टुवर्ड डिस्टल एंड ऑफ द आर्टरीज। तो फिर ये वॉल्स खुल जाते हैं और पल्स जनरेट होता है जो ट्रेवल करता है अचानक तेज़ी से दूसरी दूर दूर आर्टरी तक, यानी कि पाँव और हाथों और ब्रेन तक। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम जब इजेक्ट होता है हार्ट से तो ये दूर दूर आर्टरीज में जाता है। When a pulse wave reaches periphery artery, it can be felt by palpating that artery, the artery literally against underlying bone or muscles. जब पल्स दूर दराज आर्टरी तक पहुंच जाए तो फिर हम इसे पल्पेट कर सकते हैं, उस आर्टरीज को, उस पल्स को हमारी बोन और मसल से। रेगुलेशन ऑफ द पल्स: पल्स को कौन कंट्रोल करता है, किस तरह रेगुलेशन होता है इसका? पल्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम थ्रू साइनो-आर्टरियल नोड ऑफ्टन कॉल्ड पीस मार्कर। पल्स जो है ना, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उससे कंट्रोल होता है। किसके ज़रिए? ऐसे नोड के ज़रिए, साइनो-आर्टरियल नोड के ज़रिए, जिसे हम पीस मार्कर भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज हार्ट रेट, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जो नॉर्मल होता है और ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, नॉर्मल करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट इंक्रीज द हार्ट रेट, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को, यानी ये इंक्रीज़ करता है जब कोई फ्लाइट और फाइट कंडीशन में, जब कोई स्ट्रेस या कोई लड़ाई वगैरह में जब हमारे ब्रेन हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो इसमें पल्स इंक्रीज़ होता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड
force out of the left ventricle during each contraction is called stroke volume, जो 70 मिलीलीटर एक एडल्ट के लिए होता है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो तकरीबन 70 मिलीलीटर ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो हार्ट से पुश होता है और इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पल्स रेट, और एग्जांपल के तौर पर 70 मिलीलीटर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है और इसे हम तकरीबन 80 बीट पर मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट आता है। द नंबर ऑफ द पल्सिंग सेंसेशन अकरिंग इन 1 मिनट इज द पल्स रेट। 1 मिनट में जो पल्स हम महसूस करते हैं उसको हम पल्स रेट कहा जाता है, यानी कि बीट या पल्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज द कार्डियक आउटपुट। वो वॉल्यूम जो हार्ट पंप करता है 1 मिनट में हम इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पल्स रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, और ये हम प्रैक्टिकली इस तरह कर सकते हैं कि 70 बीट्स पर मिनट होते हैं, ये मल्टीप्लाई करते स्ट्रोक वॉल्यूम से तो बीट आते हैं यानी कि 4.9 लीटर पर मिनट, तो ये कार्डियक आउटपुट हुआ। इस तरह दूसरा एग्जांपल है 5.1 लीटर पर मिनट, तो ये कार्डियक आउटपुट हुआ। पल्स असेसमेंट, हम पल्स को किन तरीक़ों से असेस करते हैं, महसूस करते हैं। अ पल्स इज़ अ कॉमन असेसिंग बाय पल्पेटिंग, फीलिंग और अस्कल्टेशन यूजिंग स्टेथोस्कोप। हम पल्स को आसानी से पल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या तो अस्कल्टेशन से यानी कि स्टेथोस्कोप के ज़रिए। अ पल्स इज़ नॉर्मली पल्पेटेड बाय अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर विद 3 मिडल फिंगर्स ऑफ द हैंड। हम नॉर्मली पल्स को पल्पेट करते हैं 3 उंगलियों के साथ, जो हमारे मिडल फिंगर है 3, उनके साथ हम पल्पेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। The pads on distal aspects of the finger are the most sensation area for detecting the pulse with gentle pressure. हम जब जेंटल आहिस्ता से प्रेशर लगाते हैं, जो हमारी उंगलियों के जो पैड्स है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके ज़रिए हम आसानी से और जेंटल प्रेशर से हम पल्स को मालूम कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग एपिकल पल्स। ये तो ऊपर हुआ नॉर्मल पल्स को फील करने के लिए। दूसरा है स्टेथोस्कोप के ज़रिए। स्टेथोस्कोप इज यूज फॉर असेसिंग एपिकल पल्स। ये एपिकल पल्स, ये पल्स का एक टाइप से आगे डिटेल से आने वाला है। ये हार्ट के ऊपर हार्ट का जो एपिकल ऊपर वाला हिस्सा है, हम उस पर स्टेथोस्कोप को रखते हैं और पल्स को मालूम करते हैं। वाइल पल्पेटिंग अ पल्स अनर शुड असेस द फॉलोइंग। जब हम पल्स को मालूम करते हैं, पल्पेट करते हैं, तो फिर ये चीज़ों को हमें मालूम होना चाहिए। पल्स रेट, पल्स रिदम, पल्स वॉल्यूम और करेक्टर और बायलेटरल इक्वलिटी। आगे हम इस पर अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। पल्स रेट, इट स्टेट इज़ द नंबर ऑफ द पल्स और बीट पर मिनट। ये नंबर ऑफ द पल्स है या बीट है, धड़कन पर मिनट जो 1 मिनट में होते हैं, ऐसे हम पल्स रेट कहते हैं। काउंट द पल्सेस फॉर नॉट लेस देन हाफ मिनट। हम पल्स को काउंट करते हैं या बीट को 1 मिनट तक, ना कि हाफ मिनट से कम। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल पल्स हमारी बॉडी में कितना होता है हार्ट का या बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट, या एवरेज है 8 बीट पर मिनट। एडल्ट के लिए जब 100 से अबव हो जाए बीट्स पर मिनट या पल्स, तो इसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और एडल्ट के लिए जब 60 से कम हो जाए बीट्स पर मिनट, तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक है टेकिकार्डिया और दूसरा है ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया कैसे कहते हैं? टेकिकार्डिया हम कहते हैं जब 100 से अबव हो जाए, और ब्रेडिकार्डिया कैसे कहते हैं? जब 60 से कम हो जाए। पल्स वॉल्यूम कैसे कहते हैं? और फोर्स रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स।
ये वो फोर्स है, वो स्ट्रेंथ है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वॉल्यूम को एजेक्ट करे हार्ट। द पल्स वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ और क्वालिटी। पल्स वॉल्यूम को हम द पल्स स्ट्रेंथ और क्वालिटी भी कहते हैं और रेफर्स टू द फोर्स ऑफ द ब्लड द ईच बीट। और ये वो फोर्स ऑफ ब्लड है, ब्लड के वो फोर्स है जो हर एक बीट के साथ लगता है। इट कैन बी रेंज फ्रॉम द एब्सेंट टू बॉन्डिंग। ये या तो एब्सेंट हो सकता है या 3D और वीक हो सकता है या बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सा वॉल्यूम है? वो वॉल्यूम है स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स, वो पल्स जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ हो। और 3D और वीक डिफ़िकल्ट टू पल्पेट, ये हम मुश्किल से पल्पेट करते हैं। अ पल्स ऑफ द डिमिनिश स्ट्रेंथ, कम फोर्स वाला पल्स। एब्सेंट नो पल्पेबल पल्स, ये पल्पेबल नहीं होता। वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्सफुलनेस ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट जब पूरी तरह फोर्स करे, ब्लड को पुश करे। द कंडीशन ऑफ द आर्टरी वॉल्स एंड हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन में आर्टरी वॉल जब बिल्कुल फोर्स के साथ हार्ट बीट हो तब वॉल्यूम इन्फ्लुएंस होता है और जनरेट होता है। पल्स रिदम, हम तकरीबन 44 स्लाइड तक पहुंच चुके हैं। आगे तकरीबन कुछ ही स्लाइड रहते हैं। पल्स रिदम, पल्स रिदम क्या है? रेफर्स टू रेगुलरिटी और इक्वल स्पेसिंग। ये इसमें रेगुलरिटी होती है पल्स रिदम में, एक रिदम होता है और इक्वल स्पेसिंग में हार्ट बीट होता है ऑफ ऑल बीट ऑफ द पल्स। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन ईच हार्ट बीट और ऑफ द सेम डायरेक्शन। हर एक हार्ट बीट होता है वो इक्वल सीक्वेंस के साथ होता है। अ पल्स विद इरेगुलर रिदम इज नोन एज डिसरेथमिया और एरेथमिया। ये आपको ये दो टर्म याद रखनी चाहिए कि वो पल्स जो नॉर्मल तरीके से ना हो, इरेगुलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिसरेथमिया कहते हैं और एरेथमिया कहते हैं। इक्वल टाइम elapse बिटवीन बीट ऑफ द नॉर्मल पल्स। इक्वल टाइम के साथ हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। स्टेडी बीट इज कॉल्ड पल्सस रेगुलरस। तो ये पल्स है जो रेगुलर वे में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पल्स विद इरेगुलर रिदम इज रेफर्स टू इन एरिथमिया, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसे हम एरिथमिया या डिसरेथमिया कहते हैं। Bilateral equality or symmetry of the pulse, when assessing peripheral pulse to determine the frequency of the blood flow to particular area of the body to check the blood flow of the bilateral is important। इसमें हम क्या करते हैं कि जो दूर दराज पेरिफेरल आर्टरीज में जो पल्स होते हैं, हम उनमें ब्लड को डिटरमाइन करते हैं, ब्लड फ्लो को कौन से क्वांटिटी में ब्लड फ्लो हो रहा है, किस निस्बत से ब्लड फ्लो हो रहा है, कम या ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, ख़ास बॉडी पार्ट्स में। टू चेक द ब्लड फ्लो ऑफ द बायलेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हम चेक कर सके ब्लड को कि कौन से क्वांटिटी में हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये बायलेटरल इक्वलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्स में हम करते हैं। टाइप्स ऑफ द पल्स, अभी हम टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं और इस तरह इसके साथ साथ हम साइट्स भी पढ़ने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। टाइप्स कौन कौन से हैं? पेरिफेरल पल्स और द एपिकल पल्स। पेरिफेरल जो दूर दराज आर्टरीज में हम जो मेजर करते हैं, इज़ अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम एग्जांपल इन द फूड और रेस्ट असेंसिंग वाई फिंगर्स। तो हम दूर दराज में फिंगर के ज़रिए आर्टरीज में हम क्या करते हैं? पल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और सेकंड आता है द एपिकल पल्स, एज कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेंट्रल पल्स। ये सेंट्रल पल्स होता है दैट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो ऊपर ऐसा होता है, स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम ये करते हैं, यहाँ पर है स्टेथोस्कोप के ज़रिए। इट इज़ रेफर टू एन इम्पोर्टेंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स। हम ऐसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कहते हैं, PMI। ये भी MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, और ये हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए करते हैं। अभी हम पल्स के साइड्स को पढ़ने वाली है। आप डायग्राम देख सकते हैं। पहला जो है टेम्पोरल, दूसरा
कैरोटिड, और तीसरा ब्रेकियल, और चौथा एपिकल, पांचवा रेडियल, छठा फेमोरल, सातवां पोप्लिटियल, और आठवां डोर्सिलस पेडस, और 9 जो है पोस्टीरियर टेबियल। तो ये 9 साइड्स है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली हम कॉमन कौन कौन से साइड को इस्तेमाल करते हैं, अभी आगे डिटेल में आने वाले हैं और एमसीक्यूज़ के साथ पढ़ेंगे। रेडियल, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में देखा, रेडियल कौन सा होता है? रेडियल ये जो रेडियस उंगली के साथ होता है, ये बेस ऑफ द थंब में होता है। और टेम्पोरल, ये टेम्पोरल यानी कि टेम्पोरल जो बोन है उसके साथ साइड ऑफ द फॉरहेड होता है। कैरोटेड साइड ऑफ द नेक होता है। ब्रेंकल इनर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो के साथ होता है। फेमोरल बोन के साथ, अपर थाई के साथ होता है। और पोप्लिटियल बिहाइंड द नी के बिल्कुल पीछे। और डोर्सिलस पेडस टॉप ऑफ द फूड। और पोस्टीरियर टिबिया बोन के साथ होता है। एपिकल पर्स और एपेक्स ऑफ द हार्ट, टेकिंग विद स्टेथोस्कोप लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है और ये स्टेथोस्कोप के ज़रिए होता है। और नॉर्मली हम चिल्ड्रन में हम इस पल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पल्स साइड्स हुए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं, रेडियल को क्यों यूज़ करते हैं। रेडियली एसेसिबल, ये बहुत आसानी के साथ असेस होता है। मतलब एसेसिबल होता है, आसानी से हम चेक कर सकते हैं। टेम्पोरल, यूज्ड व्हेन रेडियल पर्स इज़ नॉट एसेसिबल, जब रेडियल एसेसिबल ना हो तो फिर हम टेम्पोरल को इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन के और केराटोइड को यूज ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट शॉक इन एडल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई कार्डियक शॉक या हार्ट अटैक हो एडल्ट में, और बच्चों के लिए फिर नीचे आता है। और यूज टू डिटरमाइन द सर्कुलेशन टू द ब्रेन, तो हम जब शॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रेन को सर्कुलेशन में आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एपिकल, ये हम चिल्ड्रन में इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 3 ईयर तक जो एज में होता है। ब्रेंकल, यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर के लिए हम ब्रेकल को इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकियल। फेमोरल, यूज इन केसेस ऑफ द कार्डियक अरेस्ट शॉक, जब कार्डियक शॉक हो जाए तब भी हम फेमोरल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पोप्लिटियल, यूज डिटरमाइन द सर्कुलेशन टू द लोअर लेग, तो ये पल्स किस लिए चेक किया जाता है कि सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन लोअर लेग को किस तरह मिल रहा है। पोस्टीरियर टिबियल, यूज टू डिटरमाइन द सर्कुलेशन टू द फुट, और ये हम मालूम करते हैं कि सर्कुलेशन फुट को किस तरह हो रहा है। और डोर्सिलस पेडस, यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट, तो हम इसको भी फुट को जो है सर्कुलेशन के जो ब्लड जा रहा है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं। तो ये साइड से और इसकी यूज़ एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन इन पल्स बाय एज के साथ पल्स में किस तरह तब्दीली आती है, यानी कि बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट बीट होते हैं और 5 साल बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म, और इस तरह एडल्ट में और ओल्डर एज में। तो आपने ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने याद रखना है कि न्यूबॉर्न बेबी में तकरीबन 80 से 180 बीट पर मिनट है। और इस तरह 1 ईयर में 80 से लेकर 140 तक, और 5 से 8 ईयर के बच्चे में 75 to 120, और 10 ईयर के बच्चे में 50 to 90, और इस तरह टीन में 50 to 90 बीट, एडल्ट में 60 to 100 है, और एल्डर एज में 60 to 100 है। आपने क्या करना होता है, आपने इन दोनों में एक वैल्यू को याद करना होता है और इन दोनों में एक वैल्यू को, और फिर बाद में ये 3 वैल्यू बचते हैं, तो आपने इनको भी याद रखना है। तो ये दोनों 2 कॉमन है और ये दोनों 7 कॉमन है, ऊपर 3 है, आपने इसको या इससे अलावा याद करना होता है। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स, वो कौन से फैक्टर है जो पल्स को इफ़ेक्ट करती है? एज, सेक्स, एक्सरसाइज, बॉडी फ्लूइड, पोजीशन, ड्रग्स, इलनेस, इमोशंस,
टेम्परेचर। तो अभी हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। एज किस तरह करते हैं? एज हमने पहले डायग्राम में पढ़ा कि एज इंक्रीज द पल्स रेट ग्रेजुअल डिक्रीज इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि हमने अभी टेबल में ऑलरेडी पढ़ा। सेक्स आफ्टर प्यूबर्टी द एवरेज मेल पल्स रेट इज स्लाइडली लोअर देन फीमेल है। जब प्यूबर्टी की बात यानी जब मेल बालिग होता है तो उसका एवरेज मेल का जो पल्स है वो स्लाइडली कम होता है फीमेल से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है MCQ के लिहाज से। और एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उतना हमारे उस वक्त हमारा पल्स रेट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये एज, सेक्स और एक्सरसाइज के फैक्टर है जो पल्स को इफेक्ट करते हैं। हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन भी इफेक्ट करते हैं। लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वस्कुलर सिस्टम इंक्रीज द पल्स रेट। जब ब्लड लॉस हो जाए वस्कुलर सिस्टम से, बॉडी से, तो पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट इंक्रीज होता है। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पल्स रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In adults, the loss of the circulating volume result in adjusting of the heart rate to increase the blood pressure is body component for the loss of the blood volume। इस तरह क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड लॉस होता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, पल्स इंक्रीज़ होता है, ताकि बॉडी का जो ब्लड है वो हर एक बॉडी पार्ट को सही तरीके से मिल सके। स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस में तो अमूमन इंक्रीज़ हो जाता है पल्स। In response to stress, sympathetic nervous system increase the overall activity of the heart. Stress increase the rate as well as the force of the heartbeat. Fear, anxiety as well as the frustration of the severe pain stimulate the sympathetic system. स्ट्रेस में या फाइट और फ्लाइट में क्या होता है कि हार्ट रेट और पल्स, हार्ट बीट इंक्रीज होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट होता है। फेवर में क्या होता है? द पल्स रेट इंक्रीजेज। फेवर में पल्स रेट इंक्रीज होता है, क्यों? इन रिस्पॉन्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर, ताकि ब्लड प्रेशर को कम कर सके। ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो चुका है या इंक्रीज हो चुका है? ये इसलिए क्योंकि दैट रिजल्ट फ्रॉम द पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन। फेवर में वेज़ोडाइलेशन होता है, और वेज़ोडाइलेशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, एसोसिएटेड विद एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। तो ये बॉडी की टेम्परेचर को ज़्यादा होने की वजह से, वेज़ोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो चुका है, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। मेडिकेशन, सम मेडिकेशन डिक्रीज द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीज। कुछ मेडिकेशन इंक्रीज़ करते हैं, कुछ डिक्रीज़ करते हैं, जैसे कि कार्डियोटोनिक्स और डिजिटलस प्रिपरेशन। तो ये डिक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को, ये दोनों ड्रग्स। और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं? ये इंक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को। पोजीशन किस तरह करता है? यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह पोजीशन पल्स को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन शायद हो जाए, तो इसलिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। पैथोलॉजी, सर्टेन डिजीज़, बिल्कुल कुछ ऐसे डिजीज़ है जो हार्ट कंडीशन को चेंज करती है, दैट इम्पेयर ऑक्सीजन कैन अल्टर रेस्टिंग पल्स रेट। इस तरह डिजीज़ होते हैं कि पल्स रेट को या तो इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। रेस्पिरेशन, हमारा थर्ड वाइटल साइन रेस्पिरेशन। Respiration is the mechanism of the body uses to exchange the gases between the atmosphere and the blood and the cell. Respiration involves the following process. Respiration में ये वो mechanism है जो गैसेस का तबादला होता है, एटमॉस्फेयर बाहर जो इन्वायरमेंट है और अंदर जो ब्लड होता है, तो इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये थर्ड वाइटल साइन है। वेंटिलेशन, द मूवमेंट ऑफ द गैसेस बिटवीन इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। वेंटिलेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। गैस का तबादला होता है लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वेलाई एंड द रेड ब्लड सेल। डिफ्यूजन, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है एल्वेलाई और एल्वेलाई से जो एयर गिर्द ब्लड वेसल होते हैं उनके दरमियान। द डिस्ट्रीब्यूशन परफ्यूजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज। कैपिलरी के साथ नज़दीक रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको हम परफ्यूजन कहते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है कि गैसेस का तबादला, एक्सचेंज होना, और ये हमारा थर्ड वाइटल साइन है जिसमें हम
गैसेस एक्सचेंज करते हैं बॉडी और बाहर एनवायरनमेंट में। फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, रिस्पायरेशन किस तरह कंट्रोल होता है और कौन करता है? रिस्पायरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द ब्रेन स्टेम रेगुलेट द इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, किसको? रिस्पायरेशन को, और ये ब्रेन के ब्रेन स्टेम में होता है और ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। और एडल्ट के लिए नॉर्मल जो होता है 12 से लेकर 20 तक, यानी कि तकरीबन 17 टाइम्स पर मिनट जो ब्रीथिंग पैटर्न है एक नॉर्मल एडल्ट के लिए। वेंटिलेशन रेगुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच इन एट्रियल ब्लड। वेंटिलेशन रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से और हाइड्रोजन आयन से। जब ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में जब इन तीनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रोल ऑफ द वेंटिलेशन इज द लेवल ऑफ कंडक्शन इन द एट्रियल फ्लूइड। जो सबसे अहम फैक्टर है वेंटिलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड एट्रियल ब्लड में। In inhalation and carbon dioxide level causes the respiratory control system in the brain to increase the rate and depth of the breathing। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन क्या करता है, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट क्या करते हैं, इंक्रीज़ करता है। जैसे कि जल्दी जल्दी से सांस हम लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज़्यादा निकल जाए। इंक्रीज वेंटिलेटरी एफर्ट रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाय इंक्रीजिंग एक्सहेलेशन। इसके अलावा वेंटिलेटरी जो प्रोसेस है ये इंक्रीज़ होता है और इसकी कोशिश होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट करे और ये एक्सहेलेशन की प्रोसेस से होता है। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, ये एक्टिव प्रोसेस है। एमसीक्यू के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टिव प्रोसेस है और इसके साथ साथ एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन ये पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब जिसमें एनर्जी यूज़ होता है और पैसिव प्रोसेस में जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होता, खुद ब खुद होता है बगैर किसी एनर्जी के। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग दिस फेज द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड इम्पल्सेस अलोंग द फ्रेनिक नर्व काजिंग द डायफ्राम टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर एब्डोमिनल ऑब्लिंगेटा मैसेज को सेंड करता है फ्रेनिक नर्व के ज़रिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फ्रेनिक नर्व के ज़रिए डायफ्राम को कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो क्या होता है, डायफ्राम प्लेट बन जाता है, बिल्कुल प्लेटलेट। पहले डूम शेप में होता है और प्लेट हो जाता है, प्लेट स्ट्रेट हो जाता है। एब्डोमेन ऑर्गन्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इस तरह एब्डोमेन जो ऑर्गन्स है यानी कि रिब्स जो है वो डाउनवर्ड हो जाते हैं और आगे जाते हैं, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द चेस्ट कैविटी टू मूव एयर इनटू द लंग्स। इस तरह स्पेस बन जाती है, खालिस एम्प्टी स्पेस। तो इस तरह एयर जो है लंग्स में आ जाता है। द डायफ्राम मूव्स अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, कितना हरकत करता है नीचे, 1 सेंटीमीटर। एंड द रिब्स रिट्रैक्ट अपवर्ड, और रिब्स क्या हो जाते हैं, आगे जाते हैं। बॉडी मिड लाइन अप्रोक्सीमेट 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये वैल्यू याद करनी है तो याद कर लीजिए, ये भी शायद एमसीक्यूज में आ जाए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर डायफ्राम आगे जाता है और रिब्स कितने जाते हैं मिड लाइन से, 1.2 2.5 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग द नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीथ अ पर्सन इनहेल 500 मिलीलीटर ऑफ द एयर, और इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हम अभी जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो इसमें हम तकरीबन 500 मिलीलीटर एयर लेते हैं और ये टाइडल वॉल्यूम है। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलैक्स, तो इसमें डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, दोबारा वापस डूम शेप बन जाता है। एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है या रिब्स है वो अपनी पोजीशन को वापस जाते हैं। ये थोरैक्स डिक्रीज इन साइज, थोरैक्स क्या होता है, थोरैक्स जो कैविटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड दस द लंग्स आर कंप्रेस्ड, तो इस तरह लंग्स पर प्रेशर आ जाता है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स वापस डाउनवर्ड हो जाते हैं और अंदर जाते हैं। द स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, स्टर्नम इसमें क्या हो जाता है, इनवर्ड हो जाता है। तो इसमें हर एक चीज़ वापस अपनी जगह पर आता है
और लंग्स पर प्रेशर पड़ जाता है तो फिर वो एयर मॉलिक्यूल को बाहर पुश करता है। पॉज, पॉज क्या होता है? द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वो टाइम, वो दरमियानी टाइम जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दरमियान होता है। द नॉर्मल ब्रीथ रेट एंड डेप्थ ऑफ द वेंटिलेशन इज कॉल्ड यूपनियो इंटरप्रेटेड बाय साइन। तो नॉर्मल ब्रीथ रेट को हम क्या कहते हैं? यूपनिया। दो टाइप्स है ब्रीथिंग के, कोस्टल या थोरेसिक या डायफ्रागमेटिक या एब्डोमन। तो ये डायफ्राम से निकला है। कोस्टल ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कॉमन यूज फॉर एडल्ट्स। कोस्टल और थोरेसिक ये मूवमेंट है चेस्ट का अपवर्ड और डाउनवर्ड जब जाता है। कोस्टल और थोरेसिक ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कॉमन यूज फॉर द एडल्ट्स। कोस्टल थोरेसिक में क्या होता है कि इसमें चेस्ट का ऊपर जाना और नीचे जाना, और ये एडल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायफ्रागमेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग कौन सा है? इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, कॉमन यूज फॉर चिल्ड्रन। फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, कौन कौन से फैक्टर है रिस्पायरेशन को जो इफेक्ट करती है? तकरीबन हमारे स्लाइड रहते हैं 15 स्लाइड तकरीबन रहते हैं हमारी, और 20 स्लाइड। फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? बॉडी पोजीशन किस तरह इफेक्ट करते हैं कि आप किस तरह बैठते हैं या उठते हैं, आप किस साइड पर आप लेटे हुए हैं, तो बॉडी पोजीशन रिस्पायरेशन को इफेक्ट कर सकती है। एक्सरसाइज भी करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते तो रिस्पायरेशन जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्यूट पेन भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है रिस्पायरेशन को। मेडिकेशन भी करता है रिस्पायरेशन को। इस तरह मेडिसिन है जब आप लेते हो तो इससे आपके रिस्पायरेशन रेट में तब्दीली आती है। स्मोकिंग एल्वेलाई को डैमेज करती है, इससे इस रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज आता है। हीमोग्लोबिन फंक्शन, जब हीमोग्लोबिन की नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस आ जाए तो वो भी रिस्पायरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। एंजाइटी भी करते हैं। एब्डोमल ट्रॉमा या पेन हो तो वो भी कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इंजरी, कोई ब्रेन में जब कोई डैमेज आ जाता है मोटर न्यूरोन में, तो इससे भी रिस्पायरेशन में चेंजेस आ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्पायरेशन, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है? व्हेन द रिस्पायरेशन रेट इज टेकन सेवरल करेक्टरिस्टिक शुड बी नोटेड। कौन कौन से? रेट, रिदम, डेप्थ एंड द क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ द रिस्पायरेशन पर मिनट। ये नंबर है जब हम पर मिनट मेजर करते हैं। द नॉर्मल रिस्पायरेशन इनहेल फॉर द एडल्ट एज रेज 12 to 20, यानी एवरेज 17 साइकिल है पर मिनट। चिल्ड्रन हैव अ मोर रैपिड रेट ऑफ द ब्रीथिंग देन एडल्ट, और चिल्ड्रन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है पर मिनट एडल्ट से। रिस्पायरेशन रेट रेंज फॉर द वेरियस एज ग्रुप, तो ये आपने याद रखना होगा, एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये डायग्राम को याद रखना है, स्पेशली ये फर्स्ट वन को, कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितना रिस्पायरेटरी रेट है पर मिनट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और एडल्ट के लिए तकरीबन 17, और दरमियानी आपने याद रखना होगा। एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये रट्टा या कोई कुछ भी करना हो तो आपने याद रखना है। रिस्पायरेटरी रेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। टेकिपनिया किसे कहते हैं? क्विक एंड शेलो ब्रीथ, इसमें जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं, और शेलो है, शेलो मतलब कि वाज़े ब्रीथिंग और जल्दी जल्दी। ब्रेडिपनिया एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, और एपनिया जिसमें बिल्कुल ब्रीथिंग बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी रिदम किसे कहते हैं? इट रेफर टू द रेगुलर एंड इक्वल स्पेसिंग ब्रीथ, ये बिल्कुल इक्वली स्पेसिंग के साथ रिस्पायरेशन होता है। इन अ रेगुलर रिस्पायरेटरी रिदम द साइकिल ऑफ द इंस्पिरेशन अबाउट द सेम रेट, बिल्कुल सेम टाइम के साथ आप इंस्पायर करते हो और एक्सहेल करते हो और इनहेल करते हो। विद इन इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न द डेप्थ एंड अमाउंट ऑफ द एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एंड द रेट ऑफ इंस्पिरेशन परमानेंट विल वेरी। और इरेगुलर ब्रीथिंग के साथ जो टाइमिंग है पर मिनट, जो नंबर ऑफ रिस्पायरेशन है पर मिनट, तो वो क्या होता है? चेंज होता है।
लेकिन रिदम में, रेस्पिरेटरी रिदम में बिल्कुल सेम टाइम में इंस्पायरेशन भी होती है और एक्सपायरेशन भी होती है। रेस्पिरेटरी डेप्थ, द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड। डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन ये वॉल्यूम है एयर का जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इज अदर, ये शेलो भी हो सकते हैं और डिप भी, जिसमें वाज़िह रेस्पिरेशन होता है नॉर्मली, और डिप जो डेप्थ के साथ यानी कि आप ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर लेते हैं। रैपिड बट शैलो रेस्पिरेशन अकर इन सम डिजीज कंडीशन सच एज हाई फीवर, शॉक एंड सीवियर पेन। रैपिड में क्या होता है, रैपिड में आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो और डीप सांस लेते हो, लेकिन शैलो होता है। और अमूमन डिजीज़ में जैसे कि हाई फीवर और शॉक और सीवियर पेन में। हाइपर वेंटिलेशन रेफर टू डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन एंड हाइपो वेंटिलेशन रेफर टू शैलो एंड स्लो रेस्पिरेशन। हाइपर वेंटिलेशन कैसे कहते हैं, डीप और रैपिड रेस्पिरेशन को। डीप जो डीप ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं और जल्दी जल्दी, और हाइपो वेंटिलेशन में शैलो होता है और स्लो रेस्पिरेशन होता है। Paroxysmal nocturnal dyspnea यानी कि attacks to be severe shortness of breath that waken a person from the sleep। Nocturnal मतलब, nocturnal means रात को, जब रात में स्लीपिंग सोने के दौरान मुश्किल आ जाए तो उसे हम PND कहते हैं। हाइपरपेनिया, हाइपरपेनिया इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग यानी कि आप ब्रीथिंग के दौरान डेप्थ को इंक्रीज करें। टेकेपेनिया इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी विदाउट ब्लड गैस एबनॉर्मेलिटी। इसमें क्या होता है कि इंस्पायरेशन या रिस्पायरेशन जो होता है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है, और ब्रेडिपनिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन रेट जो होता है वो लोअर होता है नॉर्मल से। हाइपर वेंटिलेशन, जब रेट और डेप्थ इंक्रीज हो जाए, बहुत दोनों इंक्रीज हो जाए, रेट भी यानी कि जल्दी जल्दी और डीप डीप, तो इसको हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। हाइपो इसके ऑपोजिट है, जब रेट और डेप्थ दोनों कम हो जाए, रेट जल्दी जल्दी और डेप्थ ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर ले जाना, तो ये दोनों कम हो जाए। और कॉस्मल रेस्पिरेशन इज़ अ डीप एंड लेबर ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, ये डीप और पेनफुल होता है। ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, पर्टिकुलर डायबिटिक कीटोसिडोसिस, बट आल्सो किडनी फेलर, ये किडनी फेलर में भी होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ के साथ डेप इंस्पायरेशन होती है इनवॉलेंट्री, और जब किडनी फेल हो जाए तब भी हो जाता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लास्ट वाइटल साइन, हमने पल्स को पढ़ा, टेम्परेचर को, रिस्पिरेशन को। अब कुछ ही स्लाइड रहते हैं इस ब्लड प्रेशर को पढ़ने में, तो आइए लास्ट वाइटल साइन को पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन बिकॉज इट एड्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है। क्यों इसे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन कहा गया है, क्योंकि ये डायग्नोसिस में किसी भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या तशख़ीस में किसी डिजीज़ का मालूम करने के लिए और इलाज देने के लिए, स्पेशली फॉर द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी कि हार्ट के और ब्लड वेसल और ब्लड के साथ रिलेटेड जो डिजीज़ हो, तो इसमें बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर द ऑलमोस्ट ऑलवेज टेकिंग एट एवरी मेडिकल विजिट इवन इफ इट इज़ द ओनली वाइटल साइन ऑफ डेथ। ब्लड प्रेशर रीडिंग जो होता है, मेयर होता है, ये ऑलमोस्ट हर मेडिकल विजिट पर हो जाता है। यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो कोई भी डिजीज़ हो तो ब्लड प्रेशर को लिया जाता है। डेफिनेशन, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ द पोर्सेटेड ऑन द आर्टरी वॉल्स व्हाइल द हार्ट इज पंपिंग ब्लड स्पेशली व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये एक फोर्स के साथ आगे आर्टरी वॉल्स पर फोर्स लगाता है हार्ट पंपिंग की वजह से। यानी कि ब्लड क्या करता है, फोर्स लगाता है ब्लड वेसल्स पर हार्ट के पंप होने की वजह से आर्टरियर पर, तो इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, नाम से ज़ाहिर होता है। ब्लड प्रेशर इज़ मेयर बाय गेजिंग द फोर्स ऑफ दिस प्रेशर थ्रू टू स्पेसिफिक रीडिंग सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। यानी कि हम इस फोर्स को हम मेयर करते हैं एक ख़ास टू रीडिंग की वजह से, जिसे हम सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट प्रेशर दैट अकर एट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हाईएस्ट प्रेशर के साथ
जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब क्रिएट होता है? एज लोवेस्ट प्रेशर, ये लोवेस्ट प्रेशर होता है दैट अकर्स व्हेन द हार्ट इज़ रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स हो जाए, एंड वेंट्रिकल इज एट रेस्ट एंड रिफिलिंग विद ब्लड। तो जब हार्ट दोबारा, जब हार्ट का फिल हो जाता है, यानी कि जब वापस ब्लड हार्ट के साथ हार्ट की तरफ आता है और रिलैक्सेशन के साथ हार्ट फिल होता है और हार्ट रिलैक्स होता है, तो ये डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के साथ आगे जाता है, और डायस्टोलिक में हार्ट रिलैक्स हो जाता है और ब्लड खुद ब खुद ब्लड की तरफ हार्ट की तरफ आ जाता है। ब्लड प्रेशर इज रीड इन मिलीमीटर, मिलीमीटर में हम ये मेजर करते हैं ऑफ द मर्करी, और mmHg, हम इसे mmHg भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड इन यूजिंग द जस्ट सिस्टोलिक हाई प्रेशर रीडिंग और द डायस्टोलिक लोएस्ट प्रेशर सिमिलर टू राइटिंग। ब्लड प्रेशर को हम रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग द सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि हाईएस्ट प्रेशर रीडिंग और द डायस्टोलिक, और किससे हम लेते हैं? डायस्टोलिक लोएस्ट प्रेशर के साथ, यानी कि 120 ये सिस्टोलिक प्रेशर हुआ, और हमने इसके साथ कंपेयर किया 80 को। विल इंडिकेट सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द 120 एंड डायस्टोलिक रीडिंग 80। तो हम क्या करते हैं, 120 को हम किस पर लेते हैं? 80 पर। तो ये हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को कंपेयर करने के बाद। फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, देयर आर टू बेसिक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। दो तरीके हैं जो रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म विच रेगुलेट द ब्लड वेसल डायमीटर, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म विच रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम। शॉर्ट टर्म हम किस तरह रेगुलेट करते हैं? इसमें वेसल डायमीटर या हार्ट रेट या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, यानी कि ब्लड जो वेसल है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या वेसो डायलेट है, और इस तरह हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, और या कॉन्ट्रैक्ट हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है उनमें कोई चेंजेस आए, तो ये शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में क्या होता है? ये ब्लड वॉल्यूम की वजह से कि कितना ब्लड वॉल्यूम ब्लड वेसल में। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म विच रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम, किडनी रेगुलेट द आर्टरी ब्लड प्रेशर बाय डायरेक्ट रीनल मैकेनिज्म एंड डायरेक्ट रीनल रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में क्या, किस तरह रेगुलेट ब्लड का रेगुलेशन होता है? ये किडनी के ज़रिए, किडनी के ज़रिए होता है, या तो किडनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन करता है या तो कम करता है, तो ये लॉन्ग टर्म में होता है किडनी की वजह से। और शॉर्ट टर्म में ब्लड वेसल या हार्ट के पल्स की वजह से। तो लॉन्ग टर्म में किस तरह होता है? किडनी की वजह से, एक ऑर्गन की वजह से जिसमें हार्मोन भी आते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस, ये डायग्राम है ब्लड प्रेशर को समझने के लिए। नॉर्मल में क्या होता है? सिस्टोलिक लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80। तो ये नॉर्मल होता है। जब 120 से लेकर 139 तक सिस्टोलिक होता है और 80 से लेकर 89 तक डायस्टोलिक मर्करी में, तो फिर ये प्री हाइपरटेंशन हुआ। और हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन से पहले, हाइपरटेंशन कब होता है? जब 140 से लेकर 179 तक सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक 90 से लेकर 109 तक। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस इमरजेंसी, जब स्ट्रोक का जिसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, हेमरेज भी हो सकता है, तो वो 180 से बिल्कुल 180 से अबव होता है, और ये डायस्टोलिक भी 110 से अबव हो जाता है। और ये ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए? 75 और 55, और 69 ईयर एज का 90 एंड 55, और 10 to 15 ईयर 100 to 65, 16 ईयर टू एडल्ट 180 और 76, एडल्ट 190 78। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमें बताते हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर, यानी कि जितना एज बढ़ता जाता है तो उतना ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट है जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा हमारे कुछ ही स्लाइड रहते हैं, बस टॉपिक ख़त्म हो जाता है। रेस, ये रेस यानी कि
मुख्तलिफ़ फैमिली की जेनेटिकली मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, और एक्सरसाइज तो वैसे भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। और एज तो अभी हमने पढ़ा डायर्नल वेरिएशन, यानी कि रात और दिन के साथ रिलेटेड ब्लड प्रेशर। और स्ट्रेस, आप स्ट्रेस लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा हो जाता है। जेंडर में मेल और फीमेल, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर मेल का या फीमेल का ज़्यादा है। मेडिकेशन भी कुछ ऐसे मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं या तो ज़्यादा कर देते हैं। तो ये फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर असेसमेंट, हम कौन से इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को असेसमेंट करने के लिए? ब्लड प्रेशर कफ, स्पेगमोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। टाइप्स ऑफ स्पेगमोमीटर। स्पेगमोमीटर एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मर्की, एनरॉयड, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 3 टाइप्स ऑफ स्पेगमोमीटर जो तीनों फॉर्म में आते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट मॉनिटर पर चेक करते हैं, और इनडायरेक्ट में हम अस्कल्टेटरी मेथड के ज़रिए या पल्पेटिंग के ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, अ मॉनिटर यूज्ड फॉर दिस मेथड, इसके लिए मॉनिटर स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस मेथड विच मेजर मीन्स प्रेशर। अ नीडल ऑफ द कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द ब्रेकियल रीजन और फेमोरल आर्टरी एंड मॉनिटर डिस्प्ले अ ब्लड प्रेशर इन वेव फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है कि नीडल या कैथेटर को हम ब्रेकियल रीजन और फेमोरल आर्टरी पर रखते हैं, और फिर ये ब्लड प्रेशर को वेव फॉर्म में मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड इज सिक एंड कम्युनिकेशन पेशेंट। जो पेशेंट मरीज़ बीमार हो तो उसके लिए ये डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दोज हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेजर ब्लड लॉसिंग ड्यूरिंग सर्जरी और होम द एबनॉर्मल blood gases are insufficient, patient with respiratory disease or undergoing thoracotomyces। उन बीमार पेशेंट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं जो जिनको रिस्क हो सकता है मेजर ब्लड लॉस का ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी में जब ब्लड लॉस हो जाए, मेजर ब्लड लॉस हो जाए, तो उसके दौरान भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। और इनडायरेक्ट मेथड टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्पेगमोमीटर, इसमें हम स्पेगमोमीटर को यूज़ करते हैं। पल्पेटरी मेथड, इसमें हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को नापते हैं। डिटरमिनेशन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग फॉर द ब्लड फ्लो साउंड द नर्स यूज लाइट टू मॉडरेट प्रेशर और पल्पेट द पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज। द प्रेशर इन द कफ इज रिलीज, द प्रेशर इज रीच फ्रॉम द स्पेगमोमीटर व्हेन फर्स्ट पल्सेट इज फिट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पल्पेटरी मीटर में क्या होता है कि इसमें सुनने के बजाय लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो पल्पेशन में मदद देता है, और इसकी वजह से हम आर्टरी प्रेशर को नापते हैं कफ के ज़रिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। द स्कल्टेटरी मेथड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड होम। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल, क्लिनिक और होम में। एक्सटर्नल प्रेशर इज़ अप्लाइड, इसमें क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है सुपरफिशियल आर्टरी पर, एंड द नर्स रीड प्रेशर फ्रॉम द स्पेगमोमीटर। और फिर क्या करता है? रीडिंग की शक्ल में स्पेगमोमीटर पर रीड के ज़रिए रीड किया जाता है। वाइल लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप से हम सुन भी सकते हैं उस आवाज़ को। कैरी आउट थ्रू द स्कल्टेटरी मेथड इज़ रिलेटिव एक्यूरेट। और ये स्कल्टेटरी जो मेथड है जिसमें स्टेथोस्कोप को भी यूज़ किया जाता है और स्पेगमोमीटर को भी, ये एक एक्यूरेट मेथड है। व्हेन टेकिंग ब्लड प्रेशर यूजिंग स्टेथोस्कोप, द नर्स आइडेंटिफाई पेजेस इन द सीरीज ऑफ द साउंड कॉल्ड कोरोस्कोप साउंड। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का साउंड है जो सुना जाता है, जो मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं प्रेशर को उस पॉइंट पर कि कितना प्रेशर है पेशेंट का। तो इसमें स्टेथोस्कोप के ज़रिए इस साउंड को सुना जाता है। द सिस्टोलिक प्रेशर इज़ पॉइंट टू वेयर द फर्स्ट टैपिंग साउंड इज हेard। सिस्टोलिक प्रेशर वो पॉइंट है जहाँ फर्स्ट साउंड सुना जाता है, वाले डिस्टोलिक प्रेशर इज़ द पॉइंट वेयर द साउंड बिकम इनऑडिबल। और डिस्टोलिक में क्या होता है? साउंड नहीं सुना जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सिस्टोलिक में सुना जाता है साउंड, और डिस्टोलिक में ये कोरोस्कोप साउंड नहीं सुना जाता। ब्लड प्रेशर असेसमेंट साइट्स कौन कौन सी साइट है? अपर आर्म, थाई, लेग, फॉरम। अपर आर्म यूजिंग ब्रेकियल आर्टरी
कॉमन ये कॉमन है। अपर आर्म जो है ना यूजिंग ब्रेकर आर्टरी, ये मोस्ट कॉमन है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। थाई अराउंड पॉपुलेटर आर्टरी, थाई पर भी हम मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। फॉर आर्म यूजिंग रेडियल आर्टरी, हम फॉर्म आर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग यूजिंग पोस्टीरियर टेबल और डोर्सल पेडिस, हम लेग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग पोस्टीरियर टेबल और डोर्सल पेडिस को। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो है अपर आर्म जो हम यूज़ करते हैं। अल्टरनेशन इन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन और पोस्टुरल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो अभी ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये हमारे तकरीबन आखिरी स्लाइड्स है। हाइपरटेंशन इट इज़ एन आफ्टर सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। द डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरटेंशन इज मेड व्हेन एवरेज ऑफ द 2 और मोर डायस्टोलिक रीडिंग ऑन एटलीस्ट 2 विजिट्स इज 90 mmHg और हायर। इसका तशखीस तब होता है जब डायस्टोलिक जो रीडिंग होता है वो एवरेज 2 आ जाए या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 90 mmHg और इससे भी ज़्यादा, तब हाइपरटेंशन का डिजीज़ हो जाता है। और इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हेन द एवरेज ऑफ द मल्टीपल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑन 2 और मोर सब्सिक्वेंट विजिट्स इज कॉन्स्टेंटली हायर देन 135 mg। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 या 2 से भी ज़्यादा बार आ जाए और वो भी 35 mmHg से भी ज़्यादा, तो ऐसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन इज जनरली कंसिडर प्रेजेंट when the systolic blood pressure fall 90 mmHg और बिलो। जब 90 mmHg से बिलो आ जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन क्या होता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स व्हेन normotensive person develops symptoms of and low blood pressure when rising to upright position or changes position from lying to sitting and to standing position। जब भी पोजीशन में कोई चेंज आए एक पेशेंट की, एक मरीज़ की, और उसका पोजीशन के चेंज होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाए, ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आ जाए, तब ये ऑर्थोमीन मूवमेंट और स्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। या लेटा हो और वो बैठ जाए और या खड़ा हो जाए, तो इससे ब्लड प्रेशर में कमी आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी स्लाइड, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी और लंबी भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में था ये चैप्टर, और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, अगर मुझे आप चाहते हैं कि इंस्पायर करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और भी चैप्टर अपलोड करूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।